शुभोदय आप सभी को। मेरा नाम मोहम्मद जैद है और मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मेरी हिंदी परियोजना में आपको बताने का प्रयास करूँगा कि आपको वाक्य रूपांतरण के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। वाक्य रूपांतरण, मैं पहले आपको वाक्य रूपांतरण के बारे में बताऊँगा। मेरा विषय है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। रचना का मतलब क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। फर्स्ट मैं आपको वाक्य रूपांतरण के बारे में बताऊँगा। तो बढ़ते हैं। वैसे मनुष्यता एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्यता को पहले मैं आपको वाक्य के बारे में बताऊंगा। मनुष्यता एक सामाजिक प्राणी है, तो मुझे मेरे भाई बहनों को मेरी बात बताना चाहिए। मुझे मेरी भाषा, अपने फीलिंग एक्सप्रेस करना है, तो मैं किस तरह एक्सप्रेस करूंगा? वाक्य के द्वारा। मैं अपनी चीजें वाक्य के द्वारा एक्सप्रेस करूंगा। जैसे मनुष्यता सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहकर अपने मन के भाव को बताना चाहता है। वो अपने समाज में रहकर अपने मन के भाव दूसरों को बताना चाहता है तथा उनके विचारों को सुनना जानना चाहता है। वो सिर्फ बताने भी नहीं चाहता, दूसरों की बात को सुनना चाहता है। वो कैसे सुनेगा? अपने वाक्य के द्वारा, अपने मुंह से वाक्य कहकर। इसके लिए भाषा का सहारा लेता है। ये भाषा उसके मुंह से शब्दों या वाक्यों के माध्यम से व्यक्त होती है। तो ये वाक्य का महत्वपूर्ण है। अब वाक्य का डेफिनेशन भी समझेंगे। शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। इन्हीं सार्थक शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल से वाक्य बनता है। यानी वाक्य किस तरीके से बनता है? हमारे शब्दों के सार्थक मेल से। सिर्फ शब्दों का मेल जरूरी नहीं है। शब्दों का मेल से वाक्य नहीं बनता। शब्दों का सही अर्थ भी निकलना चाहिए, और यहाँ पे व्यवस्थित मतलब उसका सही ऑर्डर भी रहना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद जैद है। मेरा नाम मोहम्मद जैद है, इसमें हर एक शब्द का सही अर्थ निकल रहा है, इसलिए वाक्य का भी सही अर्थ निकल रहा है। और साथ में ये सही व्यवस्थित में है, यानी ये सही ऑर्डर में प्लेस, ये सारे शब्द सही ऑर्डर में प्लेस करे गए। मेरा नाम मोहम्मद जैद है, अगर मैं कहूँ नाम मेरा जैद वर्ग मोहम्मद, ये गलत होता, इससे सही अर्थ नहीं निकलता। तो इसका डेफिनेशन सही है। इस तरह मनुष्यता के विचारों के व्यक्त करने वाले शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। और उसका पूर्ण आशय भी निकलना चाहिए, उसका सही मतलब निकलना चाहिए। यानी मेरी बात अगर आपको समझना है तो उसका सही मतलब आपको समझना है, तभी वो वाक्य कहलाता है। तो मैं आपको वाक्य के बारे में बता दिया। रूपांतरण का मतलब है उसके वाक्य के अलग अलग रूप। वाक्य के कितने रूप होते हैं वो भी हम समझेंगे। रचना का मतलब मैं बाद में बताऊंगा। अब वाक्य का डेफिनेशन हम समझ गए। वाक्य के गुण क्या होते हैं और वाक्य के अंग क्या होते हैं वो भी समझाऊंगा। वाक्य के गुण और वाक्य के अंग में लोग कंफ्यूज होते हैं। वाक्य के गुण मतलब शब्द, वाक्य के क्वालिटीज, वाक्य में क्या होना चाहिए, और वाक्य के अंग मतलब वाक्य के पार्ट्स। तो पहले जानते हैं वाक्य में क्या क्या होना चाहिए। वाक्य की क्वालिटीज। वाक्य में निम्नलिखित बातें का होना जरूरी है। सबसे पहला, सार्थक वाक्य रचना के लिए जरूरी है कि उसमें प्रयुक्त सभी पद सार्थक हो। वाक्य पद और शब्द से बनता है। शब्द जब इंडिपेंडेंट होता है तो वो शब्द कहलाता है, जब वो शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद कहते हैं। तो सब पद का सही अर्थ निकलना जरूरी है। जैसे कि उदाहरण, राम पार्क में खेलता है, इसमें सारे पद के सही अर्थ निकलते हैं। राम पार्क में खेलता है, तो सबसे पहला वाक्य का गुण क्या होना चाहिए? उसमें सभी पद का सही अर्थ रहना चाहिए। तो ये सबसे पहला गुण है। दूसरा उदाहरण, मैं घर जाकर खाना खाऊंगा, मेरा नाम मोहम्मद जैद है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त अब्दुल रहमान पटेल है। और अब देखते हैं दूसरा गुण क्या होना चाहिए। योग्यता इसका मतलब है क्षमता। योग्यता का मतलब है क्षमता। इसका अर्थ यह है कि शब्दों में सार्थक होने के साथ साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता भी होनी चाहिए। शब्दों का सिर्फ अर्थ मालूम होना जरूरी नहीं है, सिर्फ अर्थ उसके सही। यानी अगर पवन पानी खाता है, ये देखा जाए तो इसके सब में अर्थ तो सही है, लेकिन फिर भी कुछ गलत लग रहा है ना। पवन पानी खाता गलत है। यहाँ पे अगर हम ये पानी को जब यहाँ पे प्रसंग अगर पानी को मैं प्रसंग कहूंगा तो पानी का प्रसंग बाकी पद से मैच होना जरूरी है। यहाँ पे अगर मैं पानी को प्रसंग कहूंगा तो उसका सही मैच होना चाहिए, पानी पीता। वैसे ही पवन लड़का है, तो पवन को अगर प्रसंग करूं तो पवन पानी पीता है, पीती नहीं। तो ये सब भी वाक्य में सही होने चाहिए। अगर पवन पानी खाता है तो वो गलत हो जाएगा। पवन पानी पीता है, पवन खाना खाता है, जैद हिंदी पढ़ाता है, जैद हिंदी पढ़ाती नहीं।
गलत होता है। अब तीसरा गुण देखते हैं, आकांक्षा। इसका मतलब है इच्छा। आकांक्षा का मतलब है डिजायर, मेरी इच्छा, मेरी इंस्पिरेशन क्या है। इसका आशय ये है कि वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें कोई भी शब्द कम नहीं होना चाहिए जिसके कारण वाक्य में अधूरापन लगे। जब किसी वाक्य में कोई कार्य है तो उसमें उसकी एक इच्छा भी होती है, जैसे कि लड़का खाना है, इसमें लड़के की इच्छा क्या है कि उसे खाना खाना है, तो वो सही तरीके से तो उसकी इच्छा सही तरीके से बताया जाना चाहिए वाक्य में। जैसे कि लड़के खाने खा रहे हैं, लड़के खाना खा रहे हैं। सैनिक लड़ है, ये गलत होता है। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये गलत है। सैनिक लड़ रहे हैं, जैद पढ़ा रहा है, जैद पढ़ा रहे नहीं, गलत होता। अब पदक्रम, वाक्य सही अर्थ जानने। दूसरा पदक्रम, वाक्य के गुण में चौथा है पदक्रम। पदक्रम का सही अर्थ जानने के लिए शब्दों का उचित पदक्रम में होना जरूरी है। पद और क्रम, पद वाक्य में जो शब्द प्रयोग होता है वो पद होता है, क्रम मतलब उसका ऑर्डर। उदाहरण देखें तो मालूम पड़ता, सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ है। देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ है। यहाँ पे जो सारे जो पद है वो सही क्रम में आना चाहिए, क्योंकि सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ है। अच्छा, ये एग्जांपल भूल जाइए। क्लास के सारे बच्चे पास हो गए, ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर मैं कहूँगा सारे क्लास के बच्चे पास हो गए तो गलत होता ना। तो इसे कहते हैं पदक्रम, यानी पद जो है वो सही क्रम में लगाया जाना चाहिए। अब चौथा अन्वय, इसका अर्थ है मेल। वाक्य में कर्ता, वचन, लिंग, कारक। ये कर्ता का मतलब होता है जो कर्ता मतलब वर्ब। उदाहरण देखें तो समझ में आता, मेरा देश में अनेक नदियां बहता है। यहाँ पे मेरा देश जो है ना वो संख्या है। मेरा देश में अनेक नदियां बहता है। नदियां का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, तो बहता है नहीं आना चाहिए, बहती है आना चाहिए। तो पद के अनुसार उनके वचन, लिंग और वो सब भी सही तरीके से सही मायने में लिखाए जाने चाहिए। जैसे कि अगर मैं वाक्य कहूंगा, जैद आज वाक्य रूपांतरण पे हिंदी सिखा रहा है। सबसे पहले जैद पद को देखिए। जैद की लिंग समझिए, जैद पुल्लिंग है। तो पढ़ा रहा, तो पूरे वाक्य में जैद हिंदी पढ़ा रहा है आना चाहिए। अगर पढ़ा रही है अगर आप पढ़ा रही है बोलेंगे तो वो गलत होता। अब वाक्य के गुण समझ में आएगा। मैं आपको बोला था वाक्य के गुण के बाद मैं आपको वाक्य के अंग भी समझाऊंगा। अब देखते हैं वाक्य के अंग का मतलब क्या होता है। वाक्य के अंग का मतलब वाक्य दो चीजों से बनते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक है उद्देश्य और एक है विधेय। आप लोग इंग्लिश में पढ़े तो सब्जेक्ट या प्रेडिकेट। सबसे पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य का वो अंग होता है जिसके वाक्य में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए और उसे उद्देश्य कहते हैं। जैद खाना खा रहा है, तो जैद यहाँ पे उद्देश्य हुआ। क्यों? क्योंकि जैद क्या कर रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं। कौन खाना खा रहा है? बोलिए, जैद। तो जैद उद्देश्य हो गया वो वाक्य का। उदाहरण में देखें तो मान पड़ता, राम सो रहा है। कौन सो रहा है? राम। तो राम उद्देश्य हो गया। राजू खाना खा रहा है, कौन है उद्देश्य? राजू। किसान फूलों के पेड़ भी लगाते हैं। जवान देश की रक्षा करते हैं। तो इस वाक्य में राम, राजू, किसान और जवान के बारे में कहा जा रहा है। राम क्या कर रहा है, राजू क्या कर रहा है, किसान क्या करते हैं, जवान हमारे देश के लिए क्या कर रहे हैं। तो इनके ऊपर कहा गया है, इसीलिए इनके विषय में कहा गया है, इसीलिए वाक्य के इस अंग को हम उद्देश्य कहते हैं। अब विधेय क्या होता है? विधेय वाक्य का वो अंग होता है, आप उद्देश्य को छोड़ दिए तो उद्देश्य के बारे में जो विषय कहा गया है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि करण खेल रहा है, करण उद्देश्य हो गया। करण क्या कर रहा है? खेल रहा है, तो खेल रहा है विधेय हो गया। चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रकार क्या बनाता है? चित्र बनाता है, उद्देश्य हो गया।
वैसे यहाँ पे नहीं, सॉरी, चित्रकार क्या बनाता है, चित्र बनाता है तो वो विधेय हो गया। यहाँ पे उद्देश्य क्या है, ये तीनों में उद्देश्य, यहाँ पे करण है, दूसरे में मंजरी वस से शहर गई, मंजरी उद्देश्य है, वस से शहर गई विधेय है। कभी कभी क्या होता है, दो नाम आ सकते हैं, जैसे कि अनस ने जैद को मारा, तो नहीं, जैद ने अनस को मारा, तो यहाँ पे जैद क्या कर रहा है, अनस को मार रहा है, तो जैद उद्देश्य होगा, अनस उद्देश्य नहीं। अनस भी नाम है लेकिन कंफ्यूज होते लोग, क्योंकि वो भी व्यक्ति है तो उसे भी उद्देश्य बोलते थे, वैसा नहीं रहता। जो काम कर रहा है वो उद्देश्य होता है। सब्जेक्ट कभी भी वो चीज, डूअर ऑफ द वर्ब, जो कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी उद्देश्य और विधेय आप समझ गए। अब रचना के आधार पर रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना का मतलब होता है कंपोजिशन मतलब किस तरीके से चीजें जोड़ी जाती हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद, किस तरह वाक्य जोड़े जाते हैं, उसे रचना के आधार पर वाक्य भेद, इसे रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण कहते हैं। किस तरह वाक्य जोड़े जाते हैं, वाक्य तीन तरीके से जोड़े जाते हैं, जिसे सबसे पहले सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सबसे पहले सरल वाक्य के बारे में देखते हैं। सरल, इन तीनों में सबसे आसान तरीके से जोड़े जाने वाला सरल वाक्य होता है। इनफैक्ट सरल का मतलब है आसान। तो देखते हैं सरल कितना आसान है। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। तो अगर वाक्य में सिर्फ एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। आप किस तरह सरल वाक्य पहचानेंगे, अगर उसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो और वो वाक्य अपने आप में इंडिपेंडेंट रहता है, उसको क्योंकि सिर्फ एक ही विधेय है। जैसा वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे वर्षा उद्देश्य होता, हो रही है विधेय होता। जैद खाना खा रहा है, जैद उद्देश्य होता, खाना खा रहा है विधेय होता। तो ये सरल वाक्य। इसमें सिर्फ इसमें ये भी जानिए कि सिर्फ एक ही वाक्य है तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए सिर्फ यानी रचना की जरूरत नहीं है, सिर्फ बहुत आसानी से ये सबसे आसान है। सरल का मतलब आसान है। मोहन पतंग उड़ा रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रविवार को भी हम पढ़ेंगे, वह फूलों के लिए बाजार गया, राम खाना खाकर सो गया। संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्रता उपवाक्य किसी समुच्चोदक अवयव से जुड़ होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य एक बहुत आसान तरीका है संयुक्त वाक्य को जानने का कि उसमें दो इंडिपेंडेंट वाक्य जुड़े हुए रहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब उदाहरण दिए तो मालूम पड़ता, मैं बाजार गया और सब्जियां लेकर आया। मैं यहाँ पे उद्देश्य है, मैं क्या करा, मैं बाजार को गया और फिर मैं क्या करा, मैं सब्जी लेकर आया। तो यहाँ पे अगर मैं और को हटा दूं और इसको अलग अलग, यहाँ पे जो और है ये योजक चिन्ह कहते हैं, ये दोनों भी उपवाक्यों को जोड़ रहा है। अगर मैं और को हटा दूं और दोनों को अलग अलग लिखूं तो भी इसका संपूर्ण अर्थ निकलता, यानी दोनों भी बातें यहाँ पे इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से पहचान सकते हैं। मैं आपको किस तरह से पहचानना है उसके भी टिप्स बताता हूँ। आप खाना खाएं और आराम करें। आप चाय पियेंगे या कॉफी। राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो वह अवश्य सफल होता है। सोमवार को हड़ताल है अर्थात बाजार बंद हो गए। हम संयुक्त वाक्य की पहचान। दो उपवाक्य के बीच सामान्यतरिक संबंध होता है, यानी दोनों के बीच में सेम संबंध रहता है। संयुक्त वाक्य में दो या अधिक मुख्य स्वतंत्रता उपवाक्य, मैंने कहा था इंडिपेंडेंट उपवाक्य रहते हैं, यानी दोनों का अपने आप में संपूर्ण मतलब निकलता, संपूर्ण अर्थ निकलता। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंट उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। जैसे कि मैंने कहा दोनों भी अलग अलग वाक्य है लेकिन दोनों में भी संपूर्ण अर्थ निकलता।
मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहता। यानी कोई उपवाक्य, यानी एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पे डिपेंडेंट नहीं रहता। ये थोड़ा कंफ्यूज होता है जब मैं डिपेंडेंट बोलता हूँ, तो आप डिपेंडेंट के ऊपर न जाओ, बस इंडिपेंडेंट रहते, ये याद रखो, दोनों की स्वतंत्रता रहते। जब मैं मिश्र वाक्य के बारे में बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि डिपेंडेंट क्या रहता। मिश्र वाक्य, अच्छा सरल वाक्य मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एक मुख्य वाक्य रहता, वो जो एक मुख्य वाक्य रहता वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहता अपने ऊपर, उसको उसका संपूर्ण अर्थ निकलता। लेकिन दूसरे जो उपवाक्य रहते, जो दो या दो से अधिक उपवाक्य रहते, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते। डिपेंडेंट किस तरह रहते, वो उदाहरण देके तो मान पड़ता। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। बिजली कब चली गई? जैसे ही शाम होने के बाद। तो एक इसमें से एक वाक्य स्वतंत्रता है और दूसरा वाक्य उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। हम कब पढ़ेंगे? नई कक्षा में। तो इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंट रहता। जब राम आया तो श्याम चला गया। राम उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। किस लड़के को बुलाओ? जिसने काले जूते। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। धूल तब उड़ने लगी जब आंधी आई। तो यहाँ पे एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंट है। मिश्रित वाक्य में उपवाक्य, मिश्रित वाक्य में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज रहता है। यानी एक वाक्य इंडिपेंडेंट रहता है, एक वाक्य डिपेंडेंट रहता है। डिपेंडेंट वाक्य के भी अलग अलग भेद होते हैं, जैसे संख्या उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संख्या उपवाक्य मतलब संज्ञा उपवाक्य मतलब नाउन एडजेक्टिव, एडवर्ब ऑफ नाउन। तो संख्या उपवाक्य, जो उपवाक्य संख्या का काम करते हैं वो संख्या उपवाक्य कहलाते हैं। यानी जो क्लॉज संख्या यानी नाउन का काम करता है तो वो वाक्य को हम संख्या उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो, तो यहाँ पे मैं आया और मैं यहाँ पे जो है संख्या है, तो मैं चाहता हूं ये संख्या उपवाक्य हो गया। तुम डॉक्टर बनो, ये स्वतंत्रता वाक्य है, अलग हो गया। ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी। ये एक इंडिपेंडेंट वाक्य हो गया। ऐसा लगता है कि डिपेंडेंट। गांधी जी कहते थे कि हिंसा नहीं करना चाहिए। पवन ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। विशेषण उपवाक्य, विशेषण मतलब जो उस संज्ञा के बारे में कहता है, संख्या के विशेषता कहता है। जैसे उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य संख्या सर्वनाम पदबंध की विशेषता बताता है, यानी वो दूसरे के विषय पर कहा जाता है। विशेषण उपवाक्य, जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए, तो वह खड़ा हो जाए विशेषण उपवाक्य होगा, क्योंकि जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। जो आदमी पढ़ाता है वो अध्यापक होता है। उन अंकल को बुलाओ जिनके हाथ में बैग है। वो साइकिल कहाँ है जिससे आप कल आए थे। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो तो चला गया। वह आम कौन सा है जो दशहरी है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य जिन वाक्य द्वारा मुख्य उपवाक्य में क्या क्रिया हो रहा है। एक वाक्य में क्रिया रहता, वो क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण, उसमें क्रिया विशेषण, उस वाक्य को क्रिया विशेषण कहते हैं। इन उपवाक्यों में क्रिया विशेषण बहुत सारे चीजों पे डिपेंड, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं उसमें, जैसे कि वो क्रिया कहाँ हो रहा है, क्रिया का मैनर क्या है, क्रिया का कहाँ हो रहा है और उसका मैनर क्या है। जब राम आया तो बारिश हो रही है, कालवाची मतलब उसका टाइम।
तो यहाँ पे क्रिया टाइम से है। जब राम आया तो बारिश हो रही थी। बारिश कब हो रही थी? जब राम आया। यानी इसमें आसान तरीका जानने, आसान तरीका ये कालवाची विशेषण के, क्रिया विशेषण के अलग अलग टाइप रहते हैं, जिसमें एक कालवाची रहता, एक रीतिवाचक रहता, रीतिवाचक, कालवाचक और आगे बाद में। तो यहाँ पे कार्यकारण स्थानवाचक। तो कालवाची, सबसे कालवाची यानी टाइम से रिलेटेड। सबसे आसान तरीका जानने का ये है कि आप अपने आप को क्वेश्चन करो, जब राम आया तो बारिश हो रही थी, राम कब आया, यानी टाइम पूछ रहे हैं, तो कालवाची हो गया। यदि वह पढ़ लेता तो अवश्य अच्छा इंसान बनता। कार्यकरण यानी वो उसका डिग्री बताता, अगर वो पढ़ लेता तभी वो पास होता। अब स्थानवाचक, स्थानवाचक मतलब जगह। जहां जहां प्रधानमंत्री गए वहां उनके भव्य स्वागत हुए। कहाँ उनके भव्य स्वागत हुए? जहां भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्थान के बारे में कहा गया, इसलिए वो स्थानवाची हो गया। जहां तुम रहते हो वहीं मैं रहता हूँ, ये भी स्थानवाचक होना चाहिए। जैसे अध्यापक ने बताया बच्ची ने वैसे काम किया, ये रीतिवाची। रीतिवाची मतलब वो किस तरह कर रहे हैं वो बताता जाता है, उसका मैनर किस तरह किया गया। मैं अच्छा समझा रहा हूँ या गंदा समझा रहा हूँ, वो मेरा रीतिवाची संज्ञा में आता, रीतिवाची विशेषण आता, सॉरी। तो जैसे अध्यापक ने बताया बच्चों ने वैसे काम किया, जैसे मुझे मनोज सर ने बताया वैसे मैंने पढ़ाया, तो ये रीतिवाचक हो गया। जैसे करोगे वैसे करोगे, कैसे करोगे? रीतिवाची। जितना तुम जानते हो उतना काम करो, रीतिवाची कैसा होगा? ये भी रीतिवाची होना चाहिए। अब आप समझ गए कि सबसे पहला मिश्र वाक्य के बारे में आप समझ गए। अब आखिरी जो है आपको इम्तिहान में, ये आपको इम्तिहान में एक सरल वाक्य दिया हुआ रहेगा, आपको उसे मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना रहता या संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना रहता। जैसे कि सरल या साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन, यानी सेंटेंस, एक टाइप के सेंटेंस को दूसरे टाइप के सेंटेंस में कन्वर्ट करना, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं आपको थोड़े क्वेश्चन देके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले पूरा जितना भी पढ़े एक बार देखेंगे। सरल वाक्य मतलब उसमें एक उद्देश्य रहता है, एक विधेय रहता है। सरल वाक्य मतलब उसमें एक उद्देश्य रहता है, एक विधेय रहता, और पूरा वाक्य इंडिपेंडेंट रहता, पूरा वाक्य इंडिपेंडेंट रहता, उसका संपूर्ण अर्थ निकलता। दूसरा संयुक्त वाक्य के बारे में कहा था। संयुक्त वाक्य में दो इंडिपेंडेंट उपवाक्य रहते, दोनों भी उपवाक्य का संपूर्ण अर्थ निकलता। एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पे निर्भर नहीं रहता, डिपेंडेंट नहीं रहता। फिर मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य में योजक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। किस तरह के योजक चिन्ह का प्रयोग होता है? जो एक दूसरे पे डिपेंड, यानी वो वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ देता, और इसलिए इस तरह के शब्द। और तीसरा मैंने बताया था मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में दो वाक्य रहते हैं, एक वाक्य इंडिपेंडेंट रहता, दूसरा वाक्य डिपेंडेंट रहता। एक वाक्य का स्वतंत्रता संपूर्ण मतलब निकलता, और दूसरे वाक्य में उसके ऊपर निर्भर रहता हो। तो अब मैं आपको एक प्रश्न दूंगा, निम्नलिखित वाक्यों के ध्यानपूर्वक पढ़िए और रचना के आधार पर उनके भेद लिखिए। जल्दी उठा और 1 घंटे नियमित लिखिए। रचना के आधार पर उनके भेद। तो जल्दी उठा और 1 घंटे नियमित रूप से व्यायाम करो। जल्दी उठो और 1 घंटे नियमित रूप से व्यायाम करो। तो ये किस प्रकार का वाक्य हो गया? इसमें पहले जल्दी उठो, ये एक वाक्य हो गया। 1 घंटे नियमित रूप से व्यायाम करो, ये एक वाक्य हो गया। दोनों भी इंडिपेंडेंट है, और इसमें और योजक चिन्ह है, और से वे जुड़ रहे हैं। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। अब दूसरा आप करो, मरीज दवाएं लेने अस्पताल गया, ये कौन सा वाक्य होगा? इसमें अच्छा, सबसे पहले आप ये जानिए इसमें कितने उद्देश्य और कितने विधेय है। इसमें कितने उद्देश्य है? कोई बोलिए। एक है। कितने विधेय है? एक। तो कौन सा वाक्य होगा? सरल। वर्षा समाप्त हुई और इंद्रधनुष निकल आया, संयुक्त वाक्य। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों भी उपवाक्य अपने आप में इंडिपेंडेंट है, सही है ना? संयुक्त वाक्य। बत्ती घड़ी होती है
बत्ती हरी होते ही गाड़ियां चल पड़ी। ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। इसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य है। गाड़ियां उद्देश्य नहीं है, वैसे गाड़ियां उद्देश्य नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य है और बाकी सब विधेय है, इसीलिए ये सरल वाक्य हुआ। योगाचार्य ने कहा कि प्रतिदिन 1 घंटा योग करना चाहिए। मिश्र वाक्य। ओके, ये मिश्र वाक्य है। गुरुजी एक सेकंड पॉज करिए। ओके, तो ये मिश्र वाक्य क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक योगाचार्य ने कहा ये एक वाक्य है जो दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंट है। प्रतिदिन 1 घंटा योग करना चाहिए, ये एक स्वतंत्रता वाक्य हो गया और इसके ऊपर डिपेंडेंट है योगाचार्य ने कहा। और इसको किस तरीके से और इसमें योजक चिन्ह है कि। तो आसान तरीका मिश्र वाक्य को पहचानने का ये है कि अगर उसमें की आया तो वो मिश्र वाक्य होता है। अब निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य, आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे इम्तिहान में, आपको उसे मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है। मेरे घर पहुंचते ही आंधी आ गई, मिश्र वाक्य में। उसमें एक वाक्य डिपेंडेंट होना चाहिए, एक वाक्य इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जब घर पहुंचा था तब आंधी आई। जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही आंधी आ गई। आप जो बोले वो भी सही है, लेकिन वो संयुक्त वाक्य होता है। इसी विद्यालय में मैंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। यही वो विद्यालय है जहां मैंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये मिश्र वाक्य हो गया। ये मिश्र वाक्य इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे यही वो विद्यालय है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और मैंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी, ये एक इंडिपेंडेंट उपवाक्य हो गया। इसी भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो इसको मिश्र वाक्य में कन्वर्ट, आप ये बिल्कुल ऊपर की तरह जो पहले वाला क्वेश्चन था उसकी तरह ही है, आप इसको कन्वर्ट करके देखिए। यही वह भारत देश है जो सोने की चिड़िया कहा जाता है। यही वह भारत देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाएगा। वेरी गुड। इसी जन्मभूमि की रज में लौट कर हम बड़े हुए। यही वह जन्मभूमि है जिसमें हम लौट कर बड़े हुए। यही वह जन्मभूमि है जिसके रज में हम लौट कर बड़े हुए। मिश्र वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलिए। अब आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे जिसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले संयुक्त वाक्य के क्वालिटीज बोलिए। कोई संयुक्त वाक्य में कितने? आरक्षण समर्थकों द्वारा किए गए उत्पाद से अनेक रेलगाड़ी। अच्छा, आरक्षण समर्थकों द्वारा किए गए उत्पाद से अनेक रेलगाड़ियां रद्द की गई। आरक्षण समर्थ ने उत्पाद किया और अनेक रेलगाड़ियां रद्द करनी पड़ी। तो इसमें एक वाक्य इंडिपेंडेंट हो गया और दूसरा वाक्य इंडिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ पे ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और वो और योजक चिन्ह से जुड़ रहा है, फिर ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो अगर आपको कोई मिश्र वाक्य दिया है और उसमें दो वाक्य दिए गए हैं, उसमें से एक इंडिपेंडेंट होता, दूसरा डिपेंडेंट होता। अगर आपको संयुक्त वाक्य में उसको बदलना है तो दोनों को इंडिपेंडेंट कर लीजिए। किस तरह इंडिपेंडेंट करेंगे? बीच में और को लगा के। जादूगर का खेल देखकर लोगों ने तालियां बजाई। तो इसको संयुक्त वाक्य में कैसा करेंगे? जादूगर का खेल देखा और लोगों ने तालियां बजाई। लोगों ने जादूगर का खेल देखा और तालियां बजाई। बाजार से धमाका होते ही लोग इधर उधर भागने लगे। बाजार में धमाका हुआ और लोग इधर उधर भागने लगे। अकबर के अत्याचार के सामने राणा प्रताप नहीं झुके। अकबर के अत्याचार किया परंतु राणा प्रताप नहीं झुक पाए। निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्य में बदलिए। अब सरल वाक्य में बदलिए। यही वह महात्मा है जो अपनी ज्ञान भरी बातों से प्रभावित कर लेते हैं।
ये महात्मा अपनी ज्ञान भरी बातों से प्रभावित कर लेते हैं। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और भीड़ तितर बितर हो गई। ये संयुक्त वाक्य है, इसको सरल वाक्य में करना है। पुलिस द्वारा आंसू गैस छोड़ने पर भीड़ तितर बितर हो गई। गली में शोर हुआ परंतु उसकी नदी ना खुली। गली में शोर होने पर भी उसकी नींद ना खुली। सॉरी, नींद है वो, नदी नहीं है। नींद ना खुली। लोगों ने जोकर की बातें सुनी और हंस पड़े। जोकर की बातें सुनकर लोग हंस पड़े। तो ये था, मैं आपको मिश्र वाक्य से सरल वाक्य मतलब वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना भी समझाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको इम्तिहान में आसानी हो सके। तो धन्यवाद। जैद मोहम्मद जैद जो वाक्यों का रूपांतरण के विषय में बहुत अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया और बहुत विस्तार के साथ पॉइंट टू पॉइंट, इसलिए वो अंग्रेजी का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे कल ही पूछा था सर कहीं मैं अगर अंग्रेजी का इस्तेमाल कर सकूंगा क्या। हमने बताया ओके, क्योंकि आप लोगों को समझ में आने के लिए और उसको कहने के लिए इजी होने के लिए, तो यहाँ बताने के लिए भी इजी हो गया। और मैं आशा करता हूँ आप सभी को भी बहुत अच्छी तरह से आज जो वाक्य रूपांतरण था, जैसे आपके अभी एसएलसी एग्जाम में, अभी जो बोर्ड एग्जाम में आपको इस बार पूछे जाएंगे, हर साल पूछा जाता है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, किस तरह से यहाँ वाक्य रूपांतरण होता है, किस तरह से परिवर्तन करना चाहिए। तो पहला तो आपको क्या कहेगा, कोई वाक्य देगा तो उसको आपको सरल करने के लिए कर सकता है, या मिश्र करने के लिए कह सकेगा, या संयुक्त। तो अभी इस बार आपको क्या है, इस बार क्या है, थोड़ा परिवर्तन हुआ है। वाक्य आपको दिया जाएगा लेकिन आपको 4 नाम दिया जाता है। जैसे संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, ऑप्शंस के रूप में दिया जाएगा। वहां पे आपको वाक्य को पढ़ना है, समझना है कौन सा है, उसको सही जवाब को चुनना है। तो इस बार इस तरह से भी रहेगा और वो भी रहेगा, दोनों प्रकार रहेगा, ज्यादातर इसी तरह से रहेगा अभी जो मैं बताया उसी में। तो बहुत अच्छी तरह से जय, बहुत अच्छी तरह से आप बताएं, बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए हम लोग जय के लिए सभी की और सब लोग मिलकर क्लैप करें।